कि हमने कहा था कि दिस इज़ बेसिकली, अभी शुरू कर दिया आपने? अच्छा ठीक। तो लेक्चर नंबर 3 होगा जी आज हमारा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी अकाउंटिंग की एंट्रीज़ की। ये बात की थी कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ होती हैं ना, वही बेसिक्स होती हैं हर चीज़ की। जैसे एक बिल्डिंग में, एक इमारत में, एक दीवार में जो उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो ईंट होती है, उसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बेसिक है वो अकाउंटिंग एंट्री है। हर चीज़ अकाउंटिंग एंट्री से ही बनती है। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ जो है उसके अंदर आइटम्स होते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग एंट्री भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक आइटम होता है। वहाँ से सारी चीज़ें वहीं से बिल्डअप होती हैं। जब आपको बेसिक एंट्री करनी शुरू आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं वो सारे इन्हीं अमाउंट्स को जमा कर दो, क्लासीफाई कर दो, वहाँ पे लिख दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लेकिन उसके बाद सिर्फ चीज़ें कॉपी पेस्ट पोस्टिंग कहीं वहीं से पकड़ा वहाँ पे डाल दिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वो हो जाएगा। उसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है कि वो सारी चीज़ें यहीं से आपकी अकाउंटिंग एंट्री से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी हैं वो उनको समराइज़ करेंगे, हम कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, उससे अगले दिन भी करेंगे। अभी हम काफ़ी देर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हम इसके ऊपर वेल वर्स नहीं हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैं छोटी छोटी अकाउंटिंग एंट्रीज बीच में ऐड करता जाऊँगा। जैसे कल हम लोगों ने सेल्स और परचेज़ की अकाउंटिंग एंट्रीज ऐड की थी, आज हम सेल्स रिटर्न और परचेज़ रिटर्न की अकाउंटिंग एंट्रीज ऐड करेंगे। परसों आपको मैं शायद डेप्रीसिएशन की एंट्रीज बता रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा अगर एक ख़ास किस्म का काम हो जाए, जिनसे पैसे लेने हो वो पैसे ना दें तो क्या करेंगे। अगर किसी से पैसे लेने थे, पैसे उसने नहीं दिए, लेकिन एकदम कुछ देर के बाद आके उसने कहा कि ये ले आप अपने पैसे वापस ले लें, तो उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। सही है। अगर हम लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अगर हम ब्लॉकचेन वगैरह ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हर ट्रांजैक्शन और उसकी अकाउंटिंग एंट्री, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग एंट्री, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग एंट्री। अब आप इसी माइंडसेट के साथ जो है वो जब तक आपका सीए कंप्लीट नहीं हो जाता, आप इसी के बारे में सोचेंगे कि यार इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री की वर्किंग से, एंट्री की प्लेसमेंट से, एंट्री के अकाउंट्स बनाने से आप बाकी काम भी ईजिली कर लेंगे। सही है। तो अगर आपका ये माइंडसेट ठीक है ना कि अकाउंटिंग एंट्री एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में बल्कि इसके बाद आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अकाउंटिंग के वाले से आपको समझ आ जाएंगी। अकाउंटिंग में आपको कभी मसला नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को मान लें, समझ लें, एग्री कर लें इस चीज़ के ऊपर कि हर चीज़ की बेसिस एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, और अगर अकाउंटिंग एंट्री पे आपकी कमांड है तो आगे भी सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है। हमने कहा था कि अकाउंटिंग या फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का, हमने सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। सही है। समराइज़ कर रहा हूँ पहले 2 लेक्चर्स को। फिर हमने कहा कि कैश से तो हमें पता चल जाएगा कि कैश अगर आएगा तो कैश जो है वो इनफ्लो होगा तो डेबिट है, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट है। लेकिन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि एक तो कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो साथ में उसकी रीज़न या उसका दूसरा इम्पैक्ट भी रिकॉर्ड करना है। उसका दूसरा इम्पैक्ट नॉर्मली इन हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होता है। एक्सपेंस या एसेट ये आपके कैश आउटफ्लो का बाइस बनते हैं जनरली, नॉर्मली, आमतौर पे। कुछ आगे ऐसी भी ट्रांजैक्शंस देखेंगे जिनसे एक्सपेंस से या एसेट से हमें कैश इनफ्लो भी आएगा, वो भी देखेंगे बाद में, वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होंगी। लेकिन जो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऐसे ही हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी अकाउंट्स या कुछ ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट्स जिनकी वजह से हमारा कैश का इनफ्लो होता है, उनको हम इनकम, कैपिटल या लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इनमें नेचर का फ़र्क है। जो कैश आउटफ्लो का बाइस बनती है उनको हम डेबिट नेचर की आइटम्स कहते हैं, जो कैश इनफ्लो का बाइस बनती हैं उनको हम क्रेडिट नेचर की आइटम्स कहते हैं। आप लोगों ने आजकल देखा होगा बैंक से आपको मैसेज आता है कि भैया आपके बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट हो गई। ठीक है। तो वो क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो वही सेम वही वाला वर्ड है यहाँ पे भी कि जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो इन सारे जो अकाउंट्स हैं या इन सारी जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनकी वजह से आते हैं। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्री लिखना सीखी थी। हमने कहा था कि हम देखेंगे कि क्रेडिट इम्पैक्ट किधर है और डेबिट इम्पैक्ट किधर है। कैश वाली साइड से हम सोचना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको आगे लेकर चलते हैं। हमने कल एक चीज़ और ऐड की थी कि जब कभी हम सेल करेंगे तो हम आइटम को
इनकम के लिए जो उसका अकाउंट होता है वो हम आइटम को गुड्स के नाम से पुकारते हैं, और जब हम उनको परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट बनाते हैं, जब हम उनको सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सही है जी। तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो उसमें एक मज़ीद चीज़ आज ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे। अक्सर औकात ऐसे होता है बिजनेसेस के अंदर रिटर्न्स हो जाते हैं। अब रिटर्न्स क्या होते हैं, आपने चीज़ परचेज़ की, अच्छी नहीं लगी, आपने जाके वापस कर दी। सही है ना। तो बिजनेसेस भी आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेजेस की हैं, सेल्स की हैं, वो रिटर्न हो सकती हैं। अभी हमने जो पहले चीज़ डिस्कस की थी वो ये की थी कि परचेज जो होता है, परचेज अकाउंट CHASE, परचेज अकाउंट, ये हमारा डेबिट नेचर का होता है, और सेल्स अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट नेचर का होता है। अगर एक अकाउंट हो जो कि परचेज रिटर्न का अकाउंट हो, हमने परचेजेस की हैं, परचेजेस करके हमने वापस कर दी हैं, चीज़ें आई, हमने देखा हमें पसंद नहीं आई, हमने AC लिए थे, उसमें से हमें, जैसे हमने 500 AC लिए थे, यू एंटरप्राइजेज़ ने 500 AC लिए थे, कल हमने एग्जांपल की थी, वो यू एंटरप्राइजेज़ को पसंद ही नहीं आए। इन्होंने कहा यार कुछ AC ऐसे हैं जो डैमेज है या उनका कलर अच्छा नहीं, वो हमें पिंक कलर में चाहिए। ऐसे होता है ना कि ये जो है ये पिंक कलर में नहीं है, तो वो पिंक कलर में अगर नहीं होगा तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो जब वापस करेंगे आप, तो आप परचेज की रिवर्स एंट्री करेंगे। तो बेसिकली जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो आपका एक और अकाउंट बनेगा जिसे हम परचेज रिटर्न अकाउंट कहते हैं। तो परचेज अकाउंट अलग से मेंटेन होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट जो कि परचेज की मुखालिफ सिमत में काम करेगा, वो परचेज रिटर्न अकाउंट मेंटेन होगा। अब ज़रा सोच के मुझे बताएं कि अगर परचेज अकाउंट डेबिट होगा या डेबिट नेचर का होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट की नेचर क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो उससे उल्टी सिमत में काम कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक आपकी सोच है। इसी तरह से सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न का अकाउंट होता है, हम लोग सेल्स रिटर्न के अकाउंट में मेंटेन करते हैं, इसकी नेचर क्या होगी, डेबिट होगी। ये यहाँ से भी पता चल जाएगा कि देखें परचेज रिटर्न से जब आप चीज़ वापस करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं ना, पैसे वापस। आपने कहा जी ये हमें कपड़े पसंद नहीं आए, ये वापस ले लें, तो वो आपको पैसे देगा वापस। नॉर्मली आमतौर पे बिजनेस हालात में ऐसे ही होता है। ये अलग बात है दुकानों पे लिखा होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता, जो कि इस्लामी असूलों के ऐन मुखालिफ है। इस्लामी कवानीन ये है कि भाई अगर एक चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई और वो यूज़र को पसंद नहीं आती तो उसको वापस लिया जाए और उसके ऊपर कोई कटौती ना की जाए अगर वो इस्तेमाल नहीं हुई। हमारे मुल्क में ऐसा है कि हम लोग चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते हैं पसंद नहीं आई, वो चेक करते हैं तो जूता पहना हुआ होता है, कपड़े पहने हुए होते हैं, कपड़े कहीं ना कहीं से फटे हुए होते हैं। तो ये खैर जैसा देश वैसा बेस वाला साहब है, हमारी अवाम ऐसी है तो हमारे ऊपर पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं। लेकिन दूसरे ममालिक में अच्छी ब्रांड्स के अंदर अगर आपको कोई चीज़ बाद में पसंद नहीं आती तो यू कैन रिटर्न इट, सही है, पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप परचेज़ रिटर्न करते हैं, आपने जो परचेजेस की हुई थी वो आपने वापस कर दी, आपको कैश मिलेगा। हर वो चीज़ जिससे आपको कैश मिलता है वो किस नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर की होती है। तो ये उस कॉन्सेप्ट से भी देखें तो हमारी ये बात जो है वो ठीक साबित हो जाती है कि जब आप परचेज़ को रिटर्न करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, इस वजह से परचेज़ रिटर्न क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। सिमिलरली सेल्स रिटर्न, जब आपने कोई चीज़ें बेच दी हैं और वो लेकर आ गया, अगले दिन सुबह सुबह आपके दरवाजे पे खड़ा था, कह रहा था ये पसंद नहीं आई तो वापस कर लें, तो असूली तौर पे आपको वो चीज़ें वापस ले लेनी चाहिए अगर वो सिर्फ देखकर पसंद नहीं आई। ठीक है, तो उस केस में आपका कैश आपकी जेब से जाएगा, तो इसलिए हम उसको कहते हैं, हर वो चीज़ जिसकी वजह से कैश जाता है उसे हम डेबिट नेचर का कहते हैं। तो ये उस तरह से भी सोचा जा सकता है या इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि परचेज का उल्ट जो है वो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स का उल्ट जो है वो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने जो चीज़ें सेल की थी, हमने कहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री की थी, 40 AC हमने सेल किए थे, ये वाले 7 नंबर अकाउंटिंग एंट्री की थी कि 40 AC हमने सेल किए थे। लेट सपोज उसमें से 4 AC रिटर्न्ड बाय कस्टमर हो गए हैं। आपके कस्टमर ने आपको 4 AC वापस कर दिए, उसने कहा कि भैया पसंद नहीं आए, या चले ये एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ख़राब थे, लगाए तो जो है ना वो नहीं चले, तो रिटर्न हो गए 4 AC।
अब आपको पता है कि आपने एसी कितने का बेचा हुआ था, 1,20,000 रुपये का, पूरे के पूरे पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कैश का इम्पैक्ट लगाएंगे। तो कैश के साथ क्या हो रहा है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या होगी जी, 4,80,000, 1,20,000 का एक था, 4 वापस किए, 480,000 से आप कैश क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो हम लोग कहेंगे जी सेल्स रिटर्न अकाउंट, नई एंट्री आज की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और अब आप इसकी एंट्री लिख लें जिस तरह से हम लिखते होते हैं, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि हम लोग इसको जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पे कर लूँ। तो जनाबे वाला ये समझ आई है जी क्या आपको कि नहीं आई? अच्छा, वो 4 एसी जो आपको वापस आए हैं ना, ये आपने अपने सप्लायर को भी वापस दे दिए। हमने परचेज किए हुए थे ना किसी से, हमने कहा भाई रखो ये 4 एसी, हमें पसंद ही नहीं आया, हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया तो हमें भी पसंद नहीं आए। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि 4 एसी रिटर्न टू, वही 4 एसी सप्लायर को वापस कर दिए। हमने परचेज किए हुए थे और हमने वही सप्लायर को वापस कर दिए। अमाउंट जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, याद करें हमने कितने के लिए थे। हमने 1,00,000 रुपए का एसी लिया था ना, ये ऊपर है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपए का एसी लिया था हमने। तो जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो जिस अमाउंट पे सेल की थी उस अमाउंट पे करेंगे ना वही एसी, उसको तो 1,20 वापस देने चाहिए। लेकिन जब हम वापस करेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे हमें 1,20 दो, वो कहेगा जितने के लिए थे उतने पैसे वापस करूंगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स वाली अमाउंट पे करेंगे, जब परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज वाली अमाउंट। ये लॉजिक है, लॉजिकल बात है, सीधी बात है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आज सर ने कोई नई बात बता दी। मैं इंसान को आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा रात को सोते हुए ये सोचा करें कि आज मैंने नया क्या सीखा। तो आज आपने हमें ये खबरदार अगर ये सोचा कि भाई आज तो हमने परचेज रिटर्न की एंट्री सीखी, ये आपको पहले से पता थी, मैंने सिर्फ बताई है। ठीक है, कुछ और सीख के सोना है आज आपने। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हमारा कैश के साथ क्या होगा जी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कैश अब हमें मिल जाएगा, हमने वो कैश इनफ्लो होगा। कैश क्या होगा जी, क्रेडिट होगा जी, डेबिट होगा। कैश आ रहा है ना हमारे पास, जब कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, जिस अकाउंट की वजह से आ रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक है जी। अच्छा, कितनी अमाउंट से, 4,00,000 रुपए से। और ये क्या हुआ, रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न हुई है, क्या ख्याल है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्या बनेगी, वही 4,00,000। तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, कैश डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 4,00,000 रुपए से। क्या ख्याल है, नहीं सही समझ आ रही, ओके। तो हम लोगों ने जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात की है। समरी बताने लगा हूँ। जब हम सेल्स करेंगे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जब हम परचेजेस करेंगे तो हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। इसी तरह से जब हमारी सेल्स रिटर्न होंगी, एक काम करते हैं, पहले परचेज की एंट्री लिख लेते हैं फिर सेल्स की एंट्री लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि पहले हम परचेज करेंगे फिर ही सेल कर सकेंगे ना। ये इस्लाम का एक बड़ा बेसिक असूल है कि आप चीज़ परचेज किए बगैर उसको सेल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, सही है। ये आजकल जो चीज़ें हैं ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं कि एक चीज़ आपकी नहीं है वो आप बेच नहीं सकते, ये इस्लामी असूल है।
इसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना ये हराम हो जाती हैं। सही है, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको इस तरह के छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा। लेकिन ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, यहाँ आप एक ऐसी चीज़ बेच देते हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है। जैसे ये मर्केंटाइल एक्सचेंजेस होती हैं, आपने एक चीज़ परचेज़ नहीं की तो आप उसे बेचेंगे कैसे? तो इसमें कुछ कबाहतें होती हैं। तो जब तक आप एक चीज़ के मालिक नहीं है, अगर मैं इसका मालिक नहीं हूँ तो मैं ये बेच नहीं सकता। सही है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो सुई है, या वो एक मुल्क है। हमारे वाले तो मुल्क भी बेच देते हैं। सही, तो परचेज की एंट्री आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या समझे? अच्छा, उसके बाद मैं सेल्स की एंट्री लिख लेता हूँ। सेल्स की एंट्री होगी, कैश आता है हमारा सेल से और सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होता है। ये थोड़ा आगे करके लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सही है। परचेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो परचेज रिटर्न से क्या होता है जी? कैश अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं और उसकी रीज़न रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश आ रहा है कि जा रहा है, उसकी रीज़न रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। और हमारी फोर्थ एंट्री है सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में फ़ौरन से डेबिट अकाउंट क्या होगा ये आ जाए। तो आपने सोचना, या जो आपका जो सोचने की जो ट्रेन है वो आपने कैश से स्टार्ट करनी है कि कैश के साथ क्या हो रहा है। ठीक है जी। जब ये चीज़ आपकी अब काफ़ी बेहतर हो गई है तो अब हम उधार की ट्रांजैक्शंस की भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये तो था जी कैश पे जब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सही है, इसमें कोई कबाहत, कोई परेशानी, कोई इशू? सिमिलरली सिर्फ एक ट्रांजैक्शन और लिखूंगा मैं जिसे हम कैश की पेमेंट कहते हैं। कैश से आप एक्सपेंस जब करते हैं, कोई भी एक्सपेंस, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है जनाब? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंस का नाम है वो डेबिट, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग, सैलरी है तो सैलरी, ये सारी ये चीज़ हम कर चुके हैं। और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या समझे? और जब हमें कोई इनकम मिलती है जिसे हम कैश इनकम कह सकते हैं, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये मैंने अभी तक की समरी लिखी है सारी जो हम लोगों ने पढ़ी है। और इनकम अकाउंट, जो भी इनकम का नाम होता है, फीस या रेवेन्यू या वट एवर सेल्स वगैरह, उसको हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जनाबे वाला, ये अभी तक की हमारी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं। इसकी अभी हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। जूम आउट मैं थोड़ा सा कर लूँ इसको। नज़र आ रही? ज़्यादा जूम आउट होगी। ये शेर साहब ज़रा जूम करके दिखा दें ऑनलाइन वाले बच्चों को ये वाली एंट्रीज, क्योंकि इसके आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखनी है अभी, फिर एक हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती? एक सवाल करें छोटा सा, दिखाते हैं जी बच्चों को। ठीक है जी, एक दफ़ा बस फ्रेम में आ जाए तो उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे इसको पॉज करके देख सकते हैं।
जी जनाब, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं एक बिज़नेस की, हमने सारी कर ली हुई हैं, मैं तो नहीं कराऊंगा आपको, आपने खुद ही अब मुझे बताना है कि इनकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। मिस्टर जेड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक सर्विसेज का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। और क्या करेंगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹100,000 थ्रू कैश, मिस्टर जेड ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को कैपिटल दिया है, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? कैश आया, कैश डेबिट हो गया, क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। जरा अकाउंटिंग एंट्री सारे बच्चे इसकी अपने पास लिखें कागज के ऊपर, 1 जुलाई 2000 वट एवर द ईयर इज, 1 जुलाई लिख लें, उसके आगे अकाउंटिंग एंट्री लिखें कैश डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल दूसरी लाइन में थोड़ा सा आगे करके लिखना होता है। पहली एंट्री मैं आपको लिख देता हूँ, उसी फॉर्मेट में आपने एंट्रीज लिखनी है। हम कहते हैं जी 1 जुलाई कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 1 लाख रुपए डेबिट आए हैं और 1 लाख रुपए से कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। इसी तरह से लिखना होता है 3-4 कॉलम्स में। ये पहला कॉलम होगा आपका, डेट आएगी, ये पूरा कॉलम है कैश, और थोड़ा सा आगे करके कैपिटल का वर्ड लिखना है, कैश के आगे डेबिट वाले कॉलम में और कैपिटल के आगे क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखनी। अगली ट्रांजैक्शन, परचेज्ड ए कार ऑफ ₹50,000 थ्रू कैश। 50,000 की कोई कार आती तो नहीं है, लेकिन हमारे सवालों में आ जाती है, इसलिए हम इसको 50,000 की कार जो है वो परचेज करते हैं। तो मुझे बताएं इसकी अकाउंटिंग एंट्री में कैश के साथ क्या होगा? कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो कैश तो हो गया क्रेडिट। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इसकी एंट्री के अंदर 3 जुलाई को हम क्रेडिट वाली जगह पे कैश लिख दें और उसके सामने 50,000 लिख दें और फिर आगे सोचना शुरू करते हैं। एंट्री कंस्ट्रक्ट करनी है ना, यू आर अकाउंट्स इंजीनियर, आपने एंट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। तो भैया डेबिट क्या होगा? 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल आपके सामने। डेबिट एसेट होगा, कार होगी, बिल्कुल ठीक है। इसके डिफरेंट नाम आपके ज़हन में आ सकते हैं, नामों के हवाले से इतनी कोई सख्ती नहीं है, तो आप इसको कार ब्रैकेट में एसेट लिख सकते हैं, ठीक है जी, ताकि आपके लिए आसानी हो। $50,000 क्योंकि ये डेबिट साइड ऑफ एंट्री है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में, यहां पे इसके ऊपर नहीं लिखना। डेबिट एंट्रीज ये चल रही हैं, क्रेडिट एंट्रीज ये चल रही हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन है 5 जुलाई की, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹5,000 थ्रू कैश। अब ये इक्विपमेंट परचेज किया है, इक्विपमेंट के लिए नॉर्मली ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने अपने इस्तेमाल के लिए लिया। जब आप बेचने के लिए कोई चीज़ लेंगे तो उस पर लिखा होगा कि ये गुड्स है। खैर ये तो एक कंसल्टेंट का बिजनेस है, ये बेचने की चीज़ें नहीं बेचेगा, ये आपको सर्विसेज देगा। तो आपने जब ये इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, इसको इग्नोर ना किया करें कि बिजनेस किस चीज़ का है। अक्सर औकात क्वेश्चन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है कि वो बिजनेस काम क्या करता है, ठीक है। क्वेश्चन के पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक हर डॉट, हर फुल स्टॉप, हर कॉमा, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और वो कुछ ना कुछ आपको बता रहा होता है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं या इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपने गौर करना है लफ्ज़ों के ऊपर। तो ये कंसल्टेंट है। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस, इस क्वेश्चन में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन जब हम आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। तो हमने क्वेश्चन के अंदर नरेशंस को और इस तरह की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। तो भाई साहब वो कहते हैं जी इक्विपमेंट परचेज किया है 5 जुलाई को, अकाउंटिंग एंट्री बताएं। 5 जुलाई को इक्विपमेंट परचेज किया है, अकाउंटिंग एंट्री अपने कागज पे लिखें और मुझे बताएं क्या होगी। कैश जा रहा है, कैश तो होगा क्रेडिट। ऐसे सोचा करें, तो जंप ना किया करें अकाउंटिंग एंट्री पे सीधा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, कैश के साथ क्या हो रहा है? कैश तो जा रहा है, जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट में लिख लें कैश को। देन किस रीजन से जा रहा है?
इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, वो आपका एसेट है, तो वो डेबिट साइड पे लिख दें, सिंपल सी बात, सही है। 3 स्टेप का प्रोसेस, कैश के साथ क्या हो रहा है, ठीक है जी, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और जो बाकी इम्पैक्ट बच जाता है, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, वो उसकी रीजन या नेचर या वट एवर जो भी है वो होगा, सही है जी। तो 5 जुलाई की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, क्या लिखी आपने, डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है, शाबाश। टॉफ़ियाँ ला के रखते हैं, जो बच्चे अच्छी बात बताएगा उसे टॉफ़ी दिया करेंगे, ठीक। अच्छा जी, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन अकाउंट। अकाउंट का वर्ड जो है ये अभी मैं अभी नहीं सिखाना चाह रहा आपको, ये क्या है कल बताऊंगा, अभी आप इसको भी रखें कि ये कैश है। अकाउंट का वर्ड जो है इसको इग्नोर कर दें, ऑन कैश लिखा हुआ है, आप समझें, ठीक है जी। तो सेम अकाउंटिंग एंट्री होगी, लेकिन क्या फ़र्क होगा, वो इक्विपमेंट का अकाउंट था, ये फर्नीचर का अकाउंट है, ठीक है जी। देन 10 जुलाई की अकाउंटिंग एंट्री, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड एजेंसी कमीशन ऑफ ₹40,000 थ्रू कैश। कैश का इनफ्लो हुआ, कैश तो हो गया डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, आपकी सर्विस इनकम, सर्विस इनकम होगी ना आपके पास, आपने सर्विस दी है, उसको हम सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं, आप उसको रिटेनरशिप भी कह सकते हैं, आप उसको कंसल्टेंट की फीस भी कह सकते हैं। हमने कहा था ना कि डॉक्टर से सर्विसेज लेते हैं तो हम उसको फीस देते हैं, तो क्रेडिट में हम लोग फीस का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये वाली एंट्री अभी इग्नोर कर दें, 13 जुलाई वाली, और ये 17 जुलाई वाली एंट्री भी इग्नोर कर दें। 20 जुलाई की एंट्री का बताएं मुझे, पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज ऑफिस बॉय ऑफ ₹2,000 बाय कैश। कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश क्रेडिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। दो छोटी सी बातें लिख लें अपने पास, हर पेज के ऊपर लिख लें, कैश आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट है, आएगा तो डेबिट है, ठीक है। ये देखो, इनफ्लो डेबिट, आउटफ्लो क्रेडिट, क्या कैश। दूसरा इंपैक्ट हमने ढूंढना है, वो क्या है, आया डेबिट गया क्रेडिट, जिस रीजन से वो आता है वो रीजन क्रेडिट होती। तो आपने सैलरी एक्सपेंस पे किया है, पे कर दिया, कैश आउटफ्लो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या ख्याल है, 20 जुलाई की एंट्री लिख दूं मैं यहाँ पे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, किस अमाउंट से, 2,000 रुपये से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है 1500 बाय कैश, सेम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, लिखे 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 लिखे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। 28 जुलाई रेंट एक्सपेंस पे किया है 3,000 का, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। yes. 28 जुलाई की रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, अमाउंट होगी 3,000। टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 1200 थ्रू कैश, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, अमाउंट 1200, डेट 29 जुलाई।
अच्छा, आप लोग इधर और इधर जो है वो डिवाइड होके बैठ जाते हैं, तो वाई नॉट के सारे लोग इधर ही बैठ जाएं। खैर इधर आएंगे भी नहीं सारे, लेकिन ये एसी के भी पास है, आपकी मर्जी, वो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, समझ आ रही? आखिरी एंट्री, कैपिटल रिटर्न। ठीक है, उसने जो बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख रुपए शुरू में बिजनेस में ऐड किए थे, वापस ले लिए उसने। जैसे सेल्स रिटर्न होती हैं, परचेज रिटर्न होती हैं, उसी तरह से कैपिटल भी तो रिटर्न हो सकता है। ऑनर कहता है भाई बिजनेस में अब बिजनेस चलना शुरू हो गया है, तो अब मैंने जो इस बिजनेस में पैसे लगाए थे मुझे वापस कर दो, मैं अभी भी तुम्हारा ऑनर हूँ। ऑनर जो है वो बिजनेस से बात कर रहा है, वो कहता है कि यार अभी भी आई एम स्टिल योर ऑनर, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, क्योंकि हमने पहले दिन देखा था कि बिजनेस और ऑनर अलग अलग है, और हम बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। बिजनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर के पैसे वापस करना भी है। ठीक है, वो लोन ही है जो बिजनेस ने लिया है, लेकिन अपने मालिक से लिया है, और मालिक को ज़रा सेपरेट इज्जत चाहिए, तो वो सेपरेट इज्जत आप उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से देते हैं। हम उसको अलग से रिकग्नाइज करते हैं कि भाई आप हमारे मालिक हो, आपसे जो पैसे मिलते हैं वो कैपिटल है, लेकिन कैपिटल रिटर्न भी तो हो सकता है। सही है। अच्छा, जब कैपिटल रिटर्न होगा तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश तो हो गया क्रेडिट। ये न्यू एंट्री है, इससे पहले मैंने नहीं बताई, तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। जब पैसे आते हैं ऑनर से तो हम ये एंट्री करते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि जब पैसे जाते हैं ऑनर को वापस, तो इसी एंट्री को उल्टा करके लिख दिया जाए, तो उसके इम्पैक्ट्स ठीक नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। देखें, हम कहते हैं कि कैश हमारा वापस चला गया, मैं एंट्री कर रहा हूं 31 जुलाई की, कि जब कभी ऑनर जो है उसको हम पैसे वापस करेंगे, ऑनर ने 10,000 रुपये विड्रॉ करा लिए हैं बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। विड्रॉल का वर्ड यूज़ किया जाता है, विड्रॉ का वर्ड यूज़ किया जाता है कि ऑनर ने पैसे वापस विड्रॉ कर लिए। सही है, तो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, कैश तो हमारा क्रेडिट हो गया, कितने से? 10,000 रुपये से। डेबिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। लिखना नहीं अभी आपने, कैपिटल अकाउंट का वर्ड नहीं लिखना। तो जब ऑनर से पैसे आते हैं तो हम कैश टू कैपिटल लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब ऑनर को पैसे वापस जाएंगे तो हम कैपिटल टू कैश एंट्री करेंगे। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के कुछ रूल्स ये भी कहते हैं कि हर चीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए हम लोग कैपिटल रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से हम कैपिटल रिटर्न अकाउंट बनाते हैं, जिसको प्यार से ड्राइंग्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है ना, विड्रॉ करना, ऑनर पैसे विड्रॉ, आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं ना, तो आपके पैसे होते हैं, आप बैंक से वापस ले लेते हैं। इसी तरह से ऑनर भी जो है वो बिजनेस को एक एटीएम ही समझेगा, वो उसमें पैसे देगा ताकि बिजनेस चले, जब बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा वो उनसे पैसे वापस ले लेगा, विड्रॉ करा लेगा। ठीक है, तो अगर हम वापस जाएं ऊपर जहां पे हमने कुछ अकाउंट रिटर्न्स वगैरह की एंट्रीज लिखी थी, तो हमने कहा था कि परचेज रिटर्न होगा तो हम उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, ये वाला येलो कलर में जो लिखा हुआ है रिटर्न्स के अंदर। तो परचेज अकाउंट जब रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा, सेल्स जब रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, और अगर कैपिटल रिटर्न होगा, कैपिटल अकाउंट की नेचर हमारी क्रेडिट है, जब वो रिटर्न होगा तो हम ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, उसकी नेचर फिर क्या होगी? डेबिट नेचर होगी। तो रिटर्न्स 3 तरह के होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हमने सीखे हैं 3 रिटर्न्स। हम परचेज का रिटर्न करेंगे, सेल्स का रिटर्न करेंगे, और कैपिटल का रिटर्न ड्राइंग्स करेंगे। ठीक है, और उनकी नेचर आप बड़े ध्यान से सोचें। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स अगर क्रेडिट है तो परचेज रिटर्न जो है वो डेबिट होगा, अगर कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल रिटर्न यानी कि ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सही है, तो ये एक बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था
कि आपने ये नहीं कहना कि आज ये चीज़ मैंने सीखी है, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, मैंने बस आपको उसकी तरफ इशारा करवाया। ठीक है, एरिस्टोटल का आप लोगों ने सुना होगा, अरस्तु का। ठीक है, वो जब हम किसी को कहते हैं कि यार ये बड़ा ही बहुत ही साइंसदान आदमी है, तो उसको हम कहते हैं ये बड़ा अरस्तु का बच्चा है। एरिस्टोटल जो है वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, लॉजिशियन था। उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोगों को काम और कोई नहीं होता था, बस वो शराबें पीते थे और काम कोई नहीं करते थे, तो उस ज़माने में जो भी थोड़ी अकल की बात करता था ना, उसको कहते थे कि ये बहुत बड़ा जो है वो फिलोसोफर है। तो एरिस्टोटल कहता था कि सारी की सारी नॉलेज, ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड इज़ विद इन। उसका मतलब यह है कि हर इंसान को पूरी दुनिया में हर चीज़ ऑलरेडी पता ही है। सही है, आपको सारी अकाउंटिंग आती है, आपको आज के बाद जितना जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो ऑलरेडी आपको पता है। उसका ये कहना है, उसकी बात को लोग हमेशा वैल्यू करते हैं। उसका ये कहना है कि भाई इंसान को हर चीज़ पहले से आती होती है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम्हें ये चीज़ आती है। सही है, ठीक है। जब उसको कोई चीज़ सही तरीके से बता देता है कि ये चीज़ ऐसे है, तो उसके जहन में आता है ये चीज़ तो मुझे पहले से पता थी। सही है। तो बहरहाल खैर ये एक अजीब सी फ़िलासफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि ये फ़िलासफ़ी आपको भी समझ आए, लेकिन आपको बस रिफ़्रेश करने के लिए मैंने ये फ़िलासफ़ी आपके साथ शेयर की है। तो एरिस्टोटल, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, शायद वो इतना बड़ा फ़िलासफ़र नहीं था। वो उस ज़माने के लोगों का फ़िलासफ़र था जिनको कोई काम नहीं होता था। आप लोग तो आईटी की और चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, आपको उसकी बातें फजूल ही लगेंगी। वो ये कहता है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ, एक बंदे को उसने जो है ना वो क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो उसने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जो कुत्ता है ये तुम्हारा बाप है। उसने कहा अच्छा बताओ कैसे साबित करोगे? उसने कहा जी तुम बताओ, ये कुत्ता है ये तुम्हारा है? कहता हाँ। कहता और ये बाप भी है? कहता हाँ, अपने बच्चों का बाप है। तो कहता इससे साबित हुआ कि ये कुत्ता तुम्हारा बाप है, क्योंकि ये तुम्हारा भी है और बाप भी है। तो ठीक, खैर ये मशहूर हुई है वैसे बात, ये वो इतनी फजूल बात तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा था बहुत सारी, खैर उसने बातें की थी, कुछ पॉलिटिकल बातें की थी, कुछ उसने खुदा और खुदा के तसव्वुर के हवाले से बातें करना शुरू कर दी थी। उसने कुछ तौहीद की बातें करना शुरू कर दी थी, कुछ ऐसी बातें। वो उनके खुदाओं को नहीं मानता था, वो उनके जो यूनान का जो निज़ाम था उसको नहीं मानता था। ठीक है, आसान करके बता रहा हूँ, असल में तो बड़ी टेक्निकल स्टोरी है। लेकिन फिर उसने लोगों को कहना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमारे खुदाओं को, हमारे आकाओं को और हमारे हुक्मरानों को गलत कह रहे हो, हम तुम्हें मार देंगे। अब क्योंकि वो ज़रा काफ़ी इज़्ज़तदार आदमी था और लोग उसको जो है वो बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते थे और उसकी बातें भी अक्सर मानते थे, तो उन्होंने ये किया कि उसे कहा कि ये जहर का प्याला पी लो। ठीक है, उसने कहा या अपने ख्यालात छोड़ दो। उसने कहा जी कि मैं जहर का प्याला पी लूँगा, लेकिन मैं जो मुझे समझ आती है मैं वही करूँगा। और बिल्कुल ऐसे ही है, उसने वो पॉइज़न पी लिया था और मर गया था। ठीक है जी। फिर उसका जो स्टूडेंट था सुकरात, ठीक है जी, आप लोगों ने सोक्रेटिस कहते हैं उसको इंग्लिश में, फिर उसने उसके ख्यालात को आगे बढ़ाया था। लेकिन इसीलिए वो शेर है कि असल में आइडिया ज़िंदा रहता है, बंदा तो मर जाता है। सही है। तो वो किसी ने शेर कहा था कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। ठीक, तो वो खैर बहरहाल ये इस तरह की स्टोरी है, जो मुझे याद थी मैंने आपको बता दी है, कुछ नाम आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आइडियोलॉजी की बात है, उसका जिक्र हुआ तो मैंने आपको कहा, उसने कहा कि जी हर इन्फॉर्मेशन, एवरी नॉलेज इन द वर्ल्ड इज़ विद इन, यानी कि हर इंसान के अंदर सारी नॉलेज मौजूद होती है, बस उसे बताना होता है। तो ये आपको रिफ़्रेश करने के लिए मैंने बात बताई है। अकाउंटिंग एंट्रीज़ की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो अकाउंटिंग एंट्री से, और ये एक ऐसा आग का दरिया है जिसमें डूब के जाना है। अकाउंटिंग एंट्रीज़ करेंगे तो आप आगे पहुँचेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो अकाउंटिंग एंट्रीज सीखी हैं वो सारी कैश पे डिपेंडेंट है। हमने क्वेश्चन भी किया जिसमें कैश आ रहा था, कैश जा रहा था। मैंने आपको ये बताया कि रियल लाइफ में 90% अकाउंटिंग एंट्रीज कैश की बेसिस पे ही होती हैं, और आप अगर आउट इन द मार्केट जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही हैं उनके क्वांटम की बात करें तो आपको आज 90% अकाउंटिंग एंट्रीज करना आ गई। असल मसला वो 10% अकाउंटिंग एंट्रीज का होता है जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता या फ़ौरन इन्वॉल्व नहीं होता, वो कुछ देर बाद होता। तो ये एक टेक्निकल सी बात है। फॉर एग्जांपल हमने परचेज़ की
और हमने कहा कि पैसे अभी नहीं हैं, सही है, बाद में ले लेना, उधार पे चीज़ें ले ली। सेल्स की तो उधार पे कर ली, सही है, सेल्स की तो उधार पे कर दी, हमने से कहा यार पैसे बाद में देना। ये रियल लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल और नॉर्मल चीज़ है, आप उधार पे चीज़ें ले लेते हैं। नॉर्मली इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये ज़रा एक नया वर्ड है, इसके लिए ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैं इसको फिर दोबारा जूम आउट कर लूँगा जैसे मैंने पहले किया था, ताकि हम बात कर सकें। ट्रेडिंग या अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन कैश, जब कैश पे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। ट्रेडिंग ऑन कैश, परचेज किया परचेज टू कैश, सेल्स किया कैश टू सेल्स, परचेज रिटर्न किया कैश टू परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न किया सेल्स रिटर्न टू कैश, कैश एक्सपेंस, कैश इनकम, यही वाली अभी तक हमने टोटल अकाउंटिंग एंट्री सीखी। वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो अभी तक हमने 3 दिनों में सीखी है वो मैंने सारी इकट्ठी करके यहाँ पे लिख दी हैं। कैपिटल की एंट्रीज नहीं है, वो आप यहाँ पे कैपिटल की एंट्री लिख लेते हैं। अगर कैपिटल आता है तो उसकी क्या एंट्री है, कैपिटल अगर आता है तो कैश डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह हम कैपिटल रिटर्न अकाउंट को ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो भैया कितनी अकाउंटिंग एंट्रीज बन गई, परचेज की 1 2 3 4 5, कैश की इनकम 6 7 और 8। 2.5 घंटे की अभी तक हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि दूसरा लेक्चर तकरीबन 2.5 से थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन हमने इन 2.5 घंटे में ये 8 अकाउंटिंग एंट्रीज अभी तक सीखी हैं और इनकी प्रैक्टिस की है, इनकी लॉजिक समझी है। अगर मैं पहले दिन ये करता कि आपको कहता कि ये काम अगर हो तो ये करना है, ये काम हो तो ये करना है, ये काम हो तो ये करना है, याद कर लो तो भी काम चल जाता। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के उसकी बेसिक समझाने की कोशिश की गई है कि ये अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है ऐसे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये है हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस। अगर कभी ऐसे हो कि कुछ काम हमारे हो जाएं उधार पे तो क्या करें, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट। तो ना 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज किया आपने, जब आपने परचेज की है तो क्या आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है, पहले तो ये मुझे बताएं। क्रेडिट के ऊपर अगर आपने उधार पे परचेजेस किए हैं, आपने एसी परचेज किया, लेट सपोज 500 एसीज आपने परचेज किए, 1,30,000 रुपये का वो आपको एसी मिला है पर एसी। आपने आज परचेज़ किया है, फॉर एग्जांपल आज 1 जुलाई है और आप पेमेंट करेंगे 10 जुलाई को, आपने 10 जुलाई को पेमेंट भी कर दी। अगर तो सेम डे पेमेंट होती, उसी दिन पेमेंट होती, तो हम क्या एंट्री करते, पहले तो मुझे ये बताएं। हम वो वाली एंट्री करते, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 1,30,005 65 लाख रुपए से, 6.5 मिलियन से, ठीक है जी। 13 5 65 30, अच्छा ये वो बनेगा 65 मिलियन बनेगा, 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ की आपने पेमेंट कर दी। अगर आप आज ही पेमेंट कर देते और आज ही आपके पास एसेट आज चीज़ें आ जाती, लेकिन इसमें फ़र्क है। 1 जुलाई को आपने परचेजेस की हैं, चीज़ें रिसीव कर ली, आपने अपने पास रख ली, 10 जुलाई को आपने पेमेंट की है। मेरा आपसे ये सवाल है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट किस डेट पे आता है, 10 जुलाई को। अच्छा क्यों, 1 जुलाई को चीज़ें आ नहीं गई आपके पास, तो आप 1 जुलाई को चीज़ें आपने परचेज कर ली, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई है, चीज़ें आपके पास आ गई हैं, आप 2 जुलाई को बेच भी सकते हैं वो चीज़ें और उससे कैश भी ले सकते हैं। क्या ख्याल है कि नहीं? तो कैश का इम्पैक्ट जो है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और कैश का इम्पैक्ट, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको मुझे मेरी ये बात समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं इस बात के ऊपर, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि जिस दिन कैश पे किया है उस दिन भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और जिस दिन चीज़ें आई हैं उस दिन भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जब आपने परचेज कर ली, क्योंकि आपने परचेज कर ली हैं। अब कंट्रैक्चुअली वो चीज़ें आपकी हैं क्योंकि आपने परचेज कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप वो चीज़ नहीं बेच सकते जो आपकी नहीं है, लेकिन जब आप उधार पे कोई चीज़ ले लेते हैं तो यू कैन सेल इट, आप इसके ऑनर बन जाते हैं।
आप आगे बेच सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को आपने अब ये चीज़ें वापस नहीं करनी, आपने उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो जनाब 1 जुलाई को परचेजेस हुई हैं और 10 जुलाई को पेमेंट हुई, सही है। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर सारा कुछ 1 जुलाई पे हुआ होता तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर सारा कुछ एक ही डेट पे हुआ था तो ये 65 मिलियन से ये करते और 65 मिलियन से ये करते। अमाउंट के साथ अगर एम लिखा हो तो उसका मतलब होता है मिलियन। नॉर्मली ये छोटा एम होता है, बड़ा एम नहीं लिखते, छोटा एम, तो दैट स्टैंड्स फॉर मिलियन, 65 मिलियन। ये एंट्री हम तब करते जब एक ही दिन ये काम हुआ होता, लेकिन परचेजेस हमने 1 जुलाई को किए और कैश हमने 10 जुलाई को पे किया, तो भैया ये कैश वाली एंट्री 1 जुलाई पे गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे कैश अकाउंट को एंटर नहीं करना, हमने कैश अकाउंट को एंटर करना है इस डेट के ऊपर 65 मिलियन से। यहाँ पे कुछ डेबिट होगा और यहाँ पे कुछ क्रेडिट होगा। 2 एंट्रीज होंगी जब आप उधार पे चीज़ें परचेज करते हैं। जिस दिन आपने चीज़ें परचेज की हैं, चीज़ें आपके पास आ गई हैं, परचेज आप उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन आपने कैश पे किया है, कैश उस दिन आपके पास से जाएगा, कैश की क्रेडिट आप उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। बीच में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये और ये क्या होगा, ये हमारा पेएबल होगा, ये हमारी लायबिलिटी होगी। हम जिस दिन चीज़ें परचेज करेंगे उस दिन हम अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। नॉर्मली जिस बंदे से चीज़ ली होती है उसका नाम लिख देते हैं कि यार परचेजेस तो हमने कर ली हैं, लेकिन ये बंदा जो है मिस्टर एक्स, बल्कि 4 दफ़ा एक्स, इसको हमने पेमेंट करनी है, ये अब हमारी लायबिलिटी है। ये दिस इज जस्ट लाइक कि किसी और बंदे से कुछ चीज़ें हमने ले ली और जिस दिन हम इसको पेमेंट करेंगे उस दिन हम इसको डेबिट कर देंगे, सही है। जिस दिन इससे चीज़ें ली उस दिन इसको क्रेडिट कर दिया, जिस दिन इसको पैसे देंगे उस दिन इसको डेबिट कर देंगे। तो उधार पे की जाने वाली ट्रांजैक्शंस की 2 अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। वही वाली अकाउंटिंग एंट्री जो कैश में करनी थी उसके 2 टोटे कर दिए जाते हैं। परचेज वाली एंट्री उस दिन की जाती है जिस दिन परचेज होती है, और कैश पेमेंट वाली एंट्री उस दिन करते हैं जिस दिन कैश पे होता है। बीच में अकाउंटिंग एंट्री का दूसरा इंपैक्ट हम इस बंदे के अकाउंट में पार्क कर देते हैं, उस बंदे को कह देते हैं कि यार अब हमने इस बंदे को पैसे देने। समझ आती है ये बात कि जिस चीज़ का जब इम्पैक्ट आएगा उस वक्त हमने उसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड करना है। हमने परचेजेस कर ली हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट, और फर्ज करें कि हम जिस बंदे से चीज़ रिसीव कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम आधार पे चीज़ें ले रहे होंगे तो उसका नाम आएगा, तो मैं कहता हूं कि मिस्टर वाई से परचेजेस किए, तो मिस्टर वाई के नाम से एक अकाउंट बनेगा, और जब हम इसको पैसे वापस करेंगे, जब हम इसे पैसे पे कर देंगे, तो वही मिस्टर वाई के नाम से जो अमाउंट बनी हुई है वो हम रिटर्न कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मिस्टर वाई एक अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट हुआ, बाद में वो डेबिट हो जाएगा। तो जिस बंदे से हमने उधार में चीज़ें ली हैं उसको पहले हम क्रेडिट करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक, देखो किसी से चीज़ लेना या पैसे लेना एक ही बात है, ठीक है। जब घर में मेहमान आते हैं तो पैसे देते हैं, आप कहते हैं नहीं पैसे नहीं, आपको चीज़ लेके दे दे, ठीक है, तो एक ही बात होती है ना, उनका तो आउटफ्लो होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट और मिस्टर वाई अकाउंट क्रेडिट, सही है। और जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो वही जो डेबिट किया हुआ था वही जो क्रेडिट किया हुआ था वो डेबिट हो जाएगा दोबारा से, और कैश की पेमेंट हो जाएगी। अगर ये ना होता मिस्टर वाई तो ये और ये इकट्ठी होकर लिख देते हम। क्या ये बात समझ आती है? तो अकाउंटिंग एंट्री हमें ये कहती है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट सिर्फ यही नहीं होता कि कैश ही आए तो फिर ही उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। फाइनेंशियल इंपैक्ट ये भी होता है कि चीज़ें आ जाएं जो कैश से आती थी, सही है। तो अकाउंटिंग एंट्री अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे ऑन कैश तो एक होगी, और वो जब परचेज और पेमेंट एक ही डेट पे हो जाती है तो हम कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर परचेज और पेमेंट अलग अलग है तो परचेज अकाउंट को अलग रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम पेमेंट करेंगे उस दिन हम वो पेमेंट की एंट्री करेंगे। ये वाली एंट्री हमारी 1 जुलाई को होगी, ये वाली एंट्री हमारी 10 जुलाई को होगी। तो जब हम उधार की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये एंट्री वही है जो हम उधर कर रहे हैं, लेकिन जब हम परचेज करते हैं जिस डेट पे, उस डेट पे सिर्फ परचेज को डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट वाली एंट्री हम आगे ले जाएंगे, वो हम उस दिन करेंगे जिस दिन हम पेमेंट करेंगे।
तो बीच में एक ये टेम्परेरी सा अकाउंट बनता है जो यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, सही है। और जब हम इनको क्लोज करेंगे, क्लोज करने का तरीका भी बताऊंगा नेक्स्ट वीक में, जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये बैलेंस इसका 0 हो जाएगा। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो जब हम परचेज करेंगे ऑन क्रेडिट तो हमारी ये अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, सही है जी। तो मैं अकाउंटिंग एंट्रीज लिख रहा हूं, प्रैक्टिस अब हम इसकी कल करेंगे कि जब कभी हम परचेजेस करते हैं ऑन क्रेडिट तो हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। ये होता है ना, वो मेरा इतना पार्टियों के साथ जो है वो ताल्लुक है, ये वो वाली पार्टी है। पार्टी से मुराद है सम अदर बिजनेस, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और दूसरी एंट्री हम तब करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं, तो पार्टी अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट। ये तब करते हैं जब परचेज करते हैं और ये पेमेंट के टाइम पे करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री आप परचेज के टाइम पे, ये नहीं कि ट्रेडिंग के टाइम पे करते हैं, और दूसरी एंट्री आप पेमेंट के टाइम पे करते हैं। इसी तरह से अगर सेल्स की बात होगी, इसी तरह से अगर सेल्स की बात होगी, सेल्स के केस में पहली एंट्री आप करेंगे जब आप सेल्स करेंगे, तो सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होता है, तो आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे, पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब पेमेंट होगी, जब आपको कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न नहीं बेटा, कैश डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट। क्या समझे? ठीक है, सिंपल है। आप क्या करें, आप कैश की एंट्री पकड़ें, उसके दरम्यान में कट लगाएं, एक इधर ले जाएं, एक इधर ले जाएं, और जो जो एलिमेंट एंट्री का मिस है उसके अंदर आप पार्टी का नाम लिख दें। ये तो टोटका है, लेकिन असल में रूल क्या है कि जब आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स को क्रेडिट करें, पार्टी को डेबिट कर दें। जब आप पेमेंट ले रहे हैं तो पेमेंट को डेबिट करें, पार्टी वही पार्टी को क्रेडिट कर दें इधर, सही है। तो जब हम इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करेंगे तो पार्टी की डेबिट और पार्टी का क्रेडिट आपस में कट जाएगा, और आपकी अल्टीमेटली जिस दिन पेमेंट होगी ना, यही एंट्री बन जाएगी। बनानी नहीं है, लेकिन समझाने की गर्ज से मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी एंट्री जो है यही बन जाती है, ठीक है जी। तो अभी तक की जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमने की हैं, जो सीखी हैं, वो सारी आप लोगों के सामने है। इस वक्त परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, और उसके नीचे ड्राइंग लिखा हुआ है, उसको जूम आउट करने में टाइम लग जाएगा। अच्छा, फिर परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट। तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज एक कागज़ पे आपने लिख लेनी है। इनको जो है वो थोड़ा सा मेमोराइज करने की भी कोशिश करनी, थोड़ा समझने की भी कोशिश करनी है। कल हम इनकी कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।